नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SSIS एकेडमी पर, जहां पर आपको लगातार साइंस, हिंदी, कंप्यूटर इत्यादि की क्लासेस MCQ के रूप में मिलती रहेंगी। MCQ प्रश्न की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को, मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्नों को फटाफट से, देर ना करते हुए, क्योंकि यहाँ पर फटाफट से आपको सीधी बात की जाती है प्रश्नों के ऊपर, ना कि अन्य बातों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है साथियों। जीरोप्थेल्मिया रोग से संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है साथियों जीरोप्थेल्मिया रोग? तो विटामिन, कौन सा विटामिन है साथियों? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन की कमी से होता है। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। किसका साथियों? विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और थायमिन किसका नाम है साथियों? थायमिन की बात करें, थायमिन की बात करें साथियों, विटामिन कौन सा है ये? कौन सा विटामिन है साथियों? थायमिन विटामिन B1। कौन सा? विटामिन B1। और बायोटिन कौन सा है साथियों? B7। कौन सा? B7 को बायोटिन कहते हैं। और फोलिक एसिड कौन है साथियों? फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल विटामिन B9। कौन सा? विटामिन B9 है। चलिए साथियों, ये आपके रासायनिक नाम आप देख लीजिए। यहाँ पर विटामिन B1 को थायमिन, B7 बायोटिन और B9 फोलिक एसिड आपके सामने आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए इनको, इनके रासायनिक नाम परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों, अगला प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है। किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है साथियों? पूछा गया है किलोसिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो साथियों किसकी कमी के कारण होता है? रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लोविन? कौन सा? राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस। और इसको क्या कहते हैं? विटामिन B2। क्या कहा जाता है? विटामिन B2। रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और साथियों पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? पायरोडॉक्सिन किसको कहते हैं कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? B6 का। किसका? B6 का है पायरोडॉक्सिन। साइनोकोबाल्मिन साथियों, साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है? B12 का। किसका? B12 का। और पेंटाथेनिक एसिड कौन सा है? विटामिन B5। कौन सा? विटामिन B5 को क्या कहते हैं? पेंटाथेनिक एसिड कहा जाता है। और इनकी कमियों से रोग देख लीजिए साथियों, विटामिन B6 की कमी से देख लीजिए क्या होता है? रक्त क्षीणता होती है। रक्त क्षीणता हो जाती है B6 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है साथियों? B12 की कमी से घातक रक्त क्षीणता होती है। घातक रक्त क्षीणता हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। और B5 की कमी से क्या होता है साथियों? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं। और क्या होता है साथियों? सफ़ेद बाल हो जाते हैं। चर्म रोग भी हो जाते हैं आपको विटामिन B5 की कमी से। चर्म रोग भी हो जाते हैं मनुष्य में। तो क्या हो गया आपका? विटामिन B5 की कमी से सफ़ेद बाल और चर्म रोग, ये आपके रोग हो गए विटामिन B की कमियों से। ये जो आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहे थे ऑप्शंस में। आगे देखिए साथियों, इनमें से किसकी कमी से, इनमें से किसकी कमी से हिंता रोग की संभावना बढ़ जाती है? इनमें से किसकी कमी से हिंता रोग की संभावना बढ़ जाती है साथियों? किसकी कमी से बढ़ती है हिंता रोगों की संभावना साथियों? तो ये बढ़ती है विटामिन की कमी से। विटामिन की कमी से शरीर में हिंता जन्य रोगों की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। कौन है साइटोक्रोम एंजाइम का घटक? साइटोक्रोम एंजाइम का घटक कौन है साथियों? इसका घटक है आयरन, लोहा। कौन है? लोहा साथियों, लोह तत्व या लोहा, आयरन इसका घटक है। और लोहा किसका घटक है साथियों? हीमोग्लोबिन का भी घटक है। रक्त में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है उसका भी घटक कौन है? लोहा। चलिए आगे देखिए साथियों, आगे बात करते हैं। तांबे की बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है साथियों? रुधिर क्षीणता होती है। रुधिर क्षीणता, कौन क्या हो जाता है इससे? रुधिर क्षीणता।
रुधिर क्षीणता होती है। जस्ते की बात करें तो इससे कुंठित वृद्धि होती है। कुंठित मतलब वृद्धि कम हो जाती है, वृद्धि में कमी होने लग जाती है इस रोग के कारण। और कोबाल्ट की बात करें साथियों, कोबाल्ट से क्या होता है, कोबाल्ट से भी रक्त की कमी हो जाती है। अगर कोबाल्ट की शरीर में कमी होती है तो रक्त की कमी होने लग जाती है, रक्त की कमी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मानव शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के मध्य संतुलन बनाए रखने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व मनुष्य में अम्लता और क्षारीयता का संतुलन बनाए रखता है? कौन सा तत्व है साथियों? इसका उत्तर होगा साथियों फॉस्फोरस। क्या होगा? फॉस्फोरस तत्व क्या करता है? अम्लता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है शरीर में। क्या करता है? शरीर में अम्लता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। आगे देखिए साथियों, कौन से रोग के कारण रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? किस रोग के कारण हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है शरीर में? किसके कारण होती है साथियों? इसका उत्तर होगा थैलीसीमिया। कौन सा? थैलीसीमिया रोग। कौन सा रोग? थैलीसीमिया रोग। मधुमेह किससे होता है साथियों? मधुमेह इंसुलिन कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन। और इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, बीटा सेल्स से निकलता है, स्त्राव होता है इंसुलिन का। और इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ल्यूकेमिया क्या है साथियों? जब WBC की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो इसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहा जाता है। क्या कहते हैं? रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया, WBC की मात्रा बढ़ना। और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है साथियों, प्रोटोजोआ से। और प्रभावित अंग कौन सा होता है? तिल्ली। कौन सा? तिल्ली अंग प्रभावित होता है, स्प्लीन। चलिए आगे देखिए साथियों, आगे अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर। स्कर्वी रोग के उपचार में कौन सा पौधा उपयोगी होता है? स्कर्वी रोग के उपचार में कौन सा पौधा उपयोगी होता है साथियों? कौन सा होगा? आंवला। क्योंकि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग? विटामिन सी। और विटामिन सी का स्रोत कौन है? प्रचुर स्रोत कौन सा है? आंवला। तो कौन से रोग पौधा उपयोगी होगा? तो आंवला उपयोगी होगा स्कर्वी रोग के उपचार में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बाह्य परजीवी पोषण वाले जंतु का उदाहरण है? तो साथियों मच्छर, खटमल और जोंक, ये तीनों ही क्या है? बाह्य परजीवी के उदाहरण है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। परजीवियों में पोषण साथियों दो प्रकार का होता है। कौन कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। एक आंतरिक होता है। कौन सा? आंतरिक। और दूसरा कौन सा होता है साथियों? बाह्य परजीवी पोषण। कौन सा? बाह्य होता है एक, और एक आंतरिक होता है। तो आपका ये बाह्य परजीवी के उदाहरण तो ये तीन हो गए। आंतरिक परजीवी पोषण किस में होता है साथियों? उनके भी नाम देख लीजिए। आंतरिक परजीवी पोषण किन में होता है? तो फीताकृमि में होता है। फीताकृमि में भी आंतरिक परजीवी पोषण होता है। और मलेरिया परजीवी इसमें भी क्या होता है? आंतरिक पोषण होता है। और आंतरिक पोषण किसे कहते हैं? क्या करता है? पोषक जंतु के शरीर में रहकर पोषण प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक परजीवी पोषण। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रणनीतिक धातु का नाम बताइए। रणनीतिक धातु का नाम। तो साथियों कौन है रणनीतिक धातु? टाइटेनियम। कौन है? टाइटेनियम आपका उत्तर होगा। यूरेनियम को क्या कहते हैं साथियों? यूरेनियम को कहते हैं आशा की धातु। आशा की धातु, मेटल ऑफ होप, आशा की धातु कहते हैं। और लिथियम को क्या कहते हैं साथियों? लिथियम क्या है? सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व माना जाता है, सबसे हल्का तत्व है। क्या है? सबसे हल्का तत्व लिथियम। और सबसे भारी कौन सा है साथियों? सबसे भारी धातु की बात करें, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। कौन सी? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगर पूछा जाए ओस्मियम सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम है। और सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी।
और रणनीतिक धातु कौन हो गई? टाइटेनियम और यूरेनियम को क्या कहते हैं? आशा की धातु। क्या कहते हैं? आशा की धातु। और भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं साथियों? भविष्य का ईंधन पूछा जाए, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। कहाँ का ईंधन? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रसायनों का राजा किसे कहते हैं? रसायनों का राजा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों रसायनों का राजा? तो ये कहा जाता है साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है रसायनों का राजा। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका। रसायनों का राजा कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। और फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है साथियों? फार्मिक अम्ल चींटियाँ। चींटियाँ जो डंक मारती है तो फार्मिक अम्ल का स्त्राव करती है चींटियाँ। कौन सा अम्ल? फार्मिक। इनको फार्मिका भी कहा जाता है चींटियों को। क्या कहते हैं? फार्मिका। फार्मिका भी कहा जाता है चींटियों को। एसिटिक अम्ल किस में होता है साथियों? एसिटिक अम्ल प्रश्न अभी पूछा गया था पटवारी परीक्षा में। किस में होता है? सिरका में। और टार्टरिक अम्ल किस में होता है साथियों? इमली। इमली हो गई एक। कच्चे आम में होता है, कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल होता है। और किस में होता है साथियों? और किस में होता है? अंगूर में भी होता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की बात करें साथियों, लैक्टिक अम्ल ये किस में होता है? लैक्टिक एसिड ये होता है साथियों किस में? दूध में। किस में? दूध में होता है। और पालक में कौन सा होता है साथियों? पालक की बात करें, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक एसिड होता है पालक में। नींबू में कौन सा होता है साथियों? नींबू में होता है सिट्रिक। कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है साथियों? धातुओं की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। कैसी होती है? विद्युत धनात्मक प्रकृति होती है धातुओं की। ऑप्शन बी आपका उत्तर है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। आगे देखिए, धातुओं के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं साथियों? धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बायोगैस के अवयवों के नाम बताइए। बायोगैस के अवयव कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, ये तीनों ही होते हैं। आपका उत्तर होगा उपरोक्त तीनों। कौन कौन से अवयव होते हैं बायोगैस के? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। मीथेन क्या होता है? मुख्य अवयव होता है। मुख्य कौन होता है? मुख्य होता है साथियों, मुख्य अवयव पूछा जाए तो मीथेन, और उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है बायोगैस में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूर्य की मध्य परत को क्या कहते हैं साथियों? सूर्य की मध्य परत को क्या कहा जाता है साथियों? इसका उत्तर क्या होगा? सूर्य की मध्य परत प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल कहते हैं सूर्य की मध्य परत को। और वर्णमंडल कौन सी है? बाहरी परत है। कौन सी? बाहरी परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल या कोरोना कहते हैं बाहरी परत को। क्या कहते हैं? वर्णमंडल या कोरोना। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल या कोरोना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्रोड पृथ्वी में होता है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड क्या क्या होते हैं? पृथ्वी की जो परतें होती है उनको क्या कहते हैं? पृथ्वी की परतों को एक तो क्रोड हो गया, मेंटल हो गया और क्रस्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है साथियों? विटामिन के ऊपर प्रश्न आ चुका है आपके सामने। फिर से विटामिन के का प्रश्न आपके सामने आ गया है विटामिन के ऊपर। तो विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों ये होता है कहाँ पर? कहाँ होता है? कोलन में। कहाँ पर होता है? कोलन में। क्या उत्तर होगा? कोलन। और एक इसका हिस्सा है साथियों बड़ी आंत का। किसका? बड़ी आंत का। क्या क्या होते हैं बड़ी आंत के हिस्से? एक तो कोलन हो गया, एक रेक्टम होता है, रेक्टम, और एक क्या होता है साथियों? सीकम होता है। क्या होता है? सीकम। और ये इलियम किसका है साथियों? छोटी आंत का। किसका हिस्सा है? छोटी आंत का।
किसका हिस्सा है ये? छोटी आंत का। और इसमें क्या पाए जाते हैं साथियों? इलियम में क्या पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है। रस अंकुर क्या पाए जाते हैं? रस अंकुर या विलय भी कहते हैं इसको, विली क्या कहते हैं? विली कहते हैं या रस अंकुर। किस में पाए जाते हैं? छोटी आंत की इलियम में पाए जाते हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जैव विविधता संरक्षण का स्वस्थानीय क्षेत्र नहीं है साथियों। कौन सा नहीं है? तो साथियों कौन सा होगा? वृक्ष उद्यान। क्या उत्तर होगा इसका? वृक्ष उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और उपवन। ये क्या है? जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय क्षेत्र है। दो क्षेत्र होते हैं, एक स्व होता है और एक क्या होता है? बाह्य स्थानीय होता है या पर स्थानीय। एक्स सीटू और इन सीटू क्या क्या होते हैं? इन सीटू और एक्स सीटू होते हैं जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र। चलिए अगला देखिए साथियों। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का कारण नहीं है। काफ़ी खतरनाक प्रश्न है आपकी डिस्प्ले पर साथियों, समझने वाली बात है। ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में वृद्धि, सीएफसी का उत्सर्जन और जल प्रदूषण में वृद्धि। तो साथियों सीएफसी है इसका कारण। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, जल प्रदूषण में भी वृद्धि होती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा में प्रदूषण फैलने से वृद्धि नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? कमी होगी। क्या होगी? कमी। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगा, जिसलिए आपका आंसर ए राइट होगा इसके लिए। ऑप्शन के अनुसार उत्तर होगा आपका। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए। वनों से प्राप्त लाभ नहीं है। कौन सा लाभ वनों से प्राप्त नहीं होता है साथियों? तो तापमान नियंत्रण करते हैं, CO2 का नियंत्रण करते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। और भूमि संरक्षण भी करते हैं। इसकी जड़ें भूमि मृदा को बहने नहीं देती है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि नहीं होती है, जबकि ध्वनि प्रदूषण में कमी होती है। जब इसको सड़कों के किनारे लगाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण में कमी कर देते हैं ये। तो क्या उत्तर होगा आपका? ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सही सुमेलित है, सही सुमेलित है साथियों। राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने आ चुके हैं। तो कौन सा सुमेलित है साथियों इसमें से? बांदीपुर कहाँ पर है? बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में है। राजा जी कहाँ पर है? राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ है साथियों? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में है ये। और बात करें बेतला की तो ये झारखंड सही है। बेतला झारखंड सही है, बेतला झारखंड में ही है। और गुगामल की बात करें तो ये गोवा में नहीं है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है साथियों। प्रश्न को ध्यान से देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है तो कौन सा है साथियों? शेल गैस क्या है? अनवीकरणीय है। कौन सा? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कौन सा? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। और पवन ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारी ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है। और क्या है साथियों? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की बात करें तो और कौन कौन से हैं? जल विद्युत भी आता है, जल विद्युत, इसका भी नवीनीकरण हो सकता है। और क्या आता है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है साथियों। और क्या है? भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये भी नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। और अनवीनीकरण की बात करें तो इसमें कोयला आता है, कोयला, फिर आता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। और ये तीनों क्या है साथियों? इन तीनों को सम्मिलित रूप से किस में शामिल किया जाता है? ये तीनों जीवाश्म ईंधन में आते हैं साथियों। कौन से ईंधन? जीवाश्म ईंधन में आते हैं। चलिए आगे देखिए। प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत माना जाता है। प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत किसे माना जाता है? तो परमाणु ऊर्जा को। कौन सा ऊर्जा को? परमाणु ऊर्जा से प्रदूषण फैलता है, हानिकारक विकिरणें निकलती है, आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं जंतुओं में। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा संभवतः प्रदूषणकारी नहीं होते हैं। चलिए आगे देखिए। फ्लोराइड प्रदूषण, फ्लोराइड प्रदूषण में रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फ्लोराइड प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? ठीक से कर लीजिए प्रश्न को ताकि आपको समझ में आ जाए। फ्लोराइड प्रदूषण से कौन सा रोग होता है?
तो साथियों कौन सा रोग होता है? नोक-नी संलक्षण रोग होता है। कौन सा? नोक-नी संलक्षण का कारण कौन है साथियों? फ्लोराइड। टाइफाइड किससे होता है साथियों? साल्मोनेला टाइफी किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड। और ये क्या है? साल्मोनेला टाइफी क्या है साथियों? बैक्टीरिया है या विषाणु है? तो ये एक क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया साथियों। और ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है साथियों? नाइट्रेट युक्त जल पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथियों पीलिया रोग क्या है साथियों? पीलिया रोग कब होता है? तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? रक्त में किसकी मात्रा बढ़ने पर पीलिया रोग होता है? बिलीरुबिन की। किसकी? बिलीरुबिन की मात्रा जब रक्त में बढ़ जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है साथियों? यकृत की लाल रक्त कोशिकाएं इससे प्रभावित होती है। यकृत प्रभावित होता है साथियों इससे। चलिए आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। ग्रीन मफलर उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है साथियों? ग्रीन मफलर का उपयोग किसमें है? किसके लिए उपयोगी है ग्रीन मफलर? अभी आपको बताया। किसके लिए? ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए। किसके लिए? ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए उपयोगी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। रेडियो एक्टिव प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। कौन सा प्रभाव नहीं है साथियों इसका? कौन सा प्रभाव नहीं है? ऊतक और कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न होती है। एनीमिया व रक्त स्त्राव होता है। आनुवंशिक परिवर्तन भी होता है लेकिन श्रवण क्षमता में वृद्धि नहीं होती। कमी का कारण हो सकता है। कमी का कारण हो सकता है। तो आपका उत्तर क्या है साथियों? ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। चलिए साथियों लास्ट क्वेश्चन है ये। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से संबंधित दुर्घटना थी, कौन सी थी साथियों? भोपाल गैस त्रासदी। कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी। चेरनोबिल कहाँ की घटना है साथियों? यूक्रेन की है। कहाँ की? यूक्रेन की। कौन सी? परमाणु दुर्घटना। परमाणु दुर्घटना है। परमाणु दुर्घटना है यूक्रेन की। कब हुई थी? 1986 में 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। फुकुशिमा डाइची कहाँ की साथियों? जापान की परमाणु दुर्घटना है, 2011 में हुई थी। और 3 माइल कहाँ की है साथियों? यूएसए की। कहाँ की? यूएसए। ये एक आइलैंड है, 3 माइल आइलैंड का नाम है साथियों। ये वहाँ पर घटित हुई थी। चलिए आपको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में और देख लीजिए। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी साथियों? भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं। कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 में। कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। और इसके बाद महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी साथियों? इसके बाद क्या हुई थी? भारत सरकार ने अनुच्छेद आर्टिकल 253 के तहत कौन सा एक्ट पारित किया था? कौन सा एक्ट पारित किया था? छाता विधान। कौन सा? छाता विधान। और ये छाता विधान किसका नाम है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? छाता विधान कहते हैं। क्या कहा जाता है? छाता विधान कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। और कौन से अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था? प्रश्न पूछा जाए तो आर्टिकल 253 संविधान का। और कौन सी घटना के बाद इसको पारित किया गया था? तो भोपाल गैस त्रासदी। कौन सी त्रासदी? भोपाल गैस त्रासदी के बाद इसको पारित किया गया था भारत सरकार द्वारा। चलिए साथियों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सामान्य विज्ञान से, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिसमें भी सामान्य विज्ञान से संबंधित सब्जेक्ट सिलेबस है आपका, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।